Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about fourth mechanism of labor, that is internal rotation. So पिछले वीडियो में हमने एंगेजमेंट, डिसेंट और फ्लेक्शन के बारे में देखा और वो सारे मैकेनिज्म्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. अगर आपको रेफर करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रेफर कर सकते हैं. So internal rotation is a movement of great importance without which there will be no further descent. यानी कि अगर हेड को पेल्विक कैविटी में आगे डिसेंट होना है तो उसका इंटरनल रोटेशन होना जरूरी है. कुछ थियोरीज है यहाँ पे जो इंटरनल रोटेशन एक्सप्लेन करती है या जिसकी वजह से इंटरनल रोटेशन जो है फीटल हेड का वो पॉसिबल होता है. उसमें से फर्स्ट है स्लोप ऑफ द पेल्विक फ्लोर. सो ये जो पेल्विक फ्लोर है उसमें टू हाफ ऑफ लेवेटर एनआई, जो दोनों साइड पे जो मसल्स रहते हैं लेवेटर एनआई, दे फॉर्म अ गटर एंड व्यूड फ्रॉम अबोव द डायरेक्शन ऑफ फाइबर इज बैकवर्ड एंड टुवर्ड्स द मिड लाइन. यानी कि अगर आप ऊपर से पेल्विक कैविटी में देखोगे तो आपको उसके जो फाइबर्स है, ये दोनों साइड की जो लेवेटर एनआई मसल्स है, वो फाइबर्स आपको बैकवर्ड और मिडलाइन की ओर मिलते हुए नजर आएंगे. So here you can see this in this picture. So these are the fibers, this blue color one. So यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे ही फाइबर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, बट ये पूरा एरिया जो है फ्रॉम फ्रंट बैक एंड साइड एरिया वो पूरा लेवेटर एनआई मसल से कवर्ड रहता है. और ये एंटीरियर साइड से लेके बैकवर्ड यानी कि पोस्टीरियर साइड में वो कॉक्सिक्स और सेक्रम लोअर पार्ट में अटैच होते हैं. देन दिस इज फीटल हेड जो ऑलरेडी फ्लेक्स्ड कंडीशन में है. Thus, during each contraction, the head occiput in particular in well flexed position, यानी कि complete flexion, जहाँ पे चीन जो है वो sternum को टच हो रही हो, तो ऐसे केसेस में जो occiput है वो levator ani को stretch करता है. सो उसमें भी पर्टिकुलरली जो उस पर्टिकुलर ऑक्सीपुट के रिलेशन में आता है उसी लेवेटर एनआई को वो स्ट्रेच करता है. सो हियर यू कैन सी फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑक्सीपुट पोर्शन. तो यहाँ पे जो लेवेटर एनआई मसल्स रहेंगे उसी पर्टिकुलर लेवेटर एनआई मसल्स को वो स्ट्रेच करेगा. फिर क्या होगा, जब कॉन्ट्रेक्शन पास हो जाएगा, आफ्टर द कॉन्ट्रेक्शन पासिस ऑफ, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लेवेटर एनआई अकर्स ब्रिंगिंग द ऑक्सीपुट फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द मिड लाइन. तो ये जो मसल्स है वो स्ट्रेच होने के बाद फिर से रिलैक्स होंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑक्सीपुट. तो उसमें इलास्टिक रिकॉइल जैसी एक मैकेनिज्म डेवलप होगी. तो ये जो प्रोसेस है इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस, उसकी वजह से ऑक्सीपुट जो लेटरल डायरेक्शन में है वो धीरे 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 करके फॉरवर्ड एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस मूव होगा. और ये प्रोसेस रिपीटेडली तब तक जारी रहती है जब तक ऑक्सीपुट एंटीरियरली प्लेस नहीं हो जाता. This is called as rotation by law of pelvic floor or Hertz rule. दूसरी थियरी है pelvic shape. So forward inclination of side walls of the cavity and narrow bispinous diameter and long anteroposterior diameter of outlet results in putting the long axis of the head to accommodate in maximum available diameter, that is anteroposterior diameter of the outlet, leaving behind the smallest bispinous diameter. So क्या होता है, पेशेंट अगर स्टैंडिंग पोस्चर में है तो उसमें जो पेल्विक की जो साइड वॉल्स है उसका फॉरवर्ड इंक्लिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो बाइस्पाइनस डायमीटर है, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी बाइस्पाइनस, यानी कि फ्रॉम दिस वन इस्चियल स्पाइन टू दिस पर्टिकुलर इस्चियल स्पाइन, ये नैरो रहता है. और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर मींस ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके सेक्रम तक, ये जो एंटीरो पोस्टीरियर है वो लॉन्ग रहता है और ये ट्रांसवर्स जो डायमीटर है बाइस्पाइनस वो शॉर्ट रहता है. और फीटल हेड में क्या होता है, ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो लॉन्ग रहता है और ये जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो शॉर्ट रहता है. तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसके अंदर एकोमोडेट होने के लिए ये ऑक्सीपुट है यहाँ पे, ये धीरे 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 करके इस तरीके से रोटेट होगा और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास यहाँ पे ये एडजस्ट होगा. तो इस तरीके से इसका जो लॉन्ग हेड का जो लॉन्गेस्ट डायमीटर है वो एंटीरो पोस्टीरियर सेट हो जाएगा एंड हेड का जो शॉर्ट डायमीटर है वो बाइस्पाइनस, यानी कि ये दो डायमीटर या इस पर्टिकुलर स्पेस के बीच में वो एडजस्ट हो जाएगा ताकि फर्दर उसका डिसेंट हो सके.
Then next is law of unequal flexibility. The internal rotation is primarily due to inequalities in flexibility, in the flexibility of the component part of fetus. तो यहाँ पे क्या है, सेम थिंग है ऑलमोस्ट, कि हेड का जो एंटीरो पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमीटर है वो पेल्विक आउटलेट के एंटीरो पोस्टीरियर लेटरल डायमीटर से इनइक्वल रहते हैं. तो इसकी वजह से इट्स बेस्ड ऑन नेचर कि वो उसमें अकोमोडेट होने के लिए, फर्दर डिसेंड होने के लिए ऑटोमेटिकली वो रोटेट हो जाएगा. इन द ऑक्सीपिटोलेटरल पोजीशन, जिस पोजीशन में हम पूरा मैकेनिज्म अभी स्टडी कर रहे हैं, देयर विल बी एंटीरियर रोटेशन बाय 2/8 ऑफ सर्कल ऑफ द ऑक्सीपुट. तो ये एंटीरियर रोटेशन कितना होता है, 2/8 ऑफ सर्कल. सो हियर मान लो कि इस तरीके से पूरा यहाँ पे हम इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दे और उसको हम इस तरीके से 8 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं लाइक दिस, एंड the occiput is here in occipitolateral position, you can see here. So ये पूरा यहाँ से रोटेट होके, ये जो थियरीज हमने पढ़ी है उसके हिसाब से ये रोटेट होके फिर यहाँ पे, यहाँ तक ये रोटेट होगा, यानी कि ये 1/8 और ये दूसरा 1/8, ये दोनों मिला के 2/8 ऑफ सर्कल जो है वो उसका रोटेशन होगा. सो whereas in oblique anterior position, कुछ केसेस में ऑक्सीपुट जो है वो oblique anterior position में भी एंगेज होता है. So the rotation will be 1/8 of a circle forward, placing occiput behind the symphysis pubis. यानी कि कुछ केसेस में क्या होता है, ऑक्सीपुट ऑलरेडी here in this picture you can see, this is occiput, ये जो ब्लैक होल पोर्शन है this is occiput, ये ऑलरेडी ऑब्लिक पोर्शन में रहता है. यहाँ पे ये लेटरल यानी कि यहाँ पे है, बट यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्लिक पोर्शन में है, तो इससे सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे एडजस्ट होने के लिए सिर्फ 1/8 ऑफ सर्कल ही रोटेट होने की जरूरत है. क्लियर? तो अगर ऑक्सीपिटोलेटरल है तो यहाँ पे 2/8 ऑफ सर्कल रोटेशन देखने को मिलेगा, और अगर एंगेजमेंट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑक्सीपिटो लेटरल पोजीशन में है, राइट और लेफ्ट, तो 1/8 सर्कल ही वो रोटेट होगा. एंड फाइनली रोटेट होते होते इस तरीके से कुछ जो फीटल हेड है वो एडजस्ट होगा. दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, दिस इज सेक्रम, एंड दिस इज फीटल हेड ऑक्सीपुट. जो ऑक्सीपुट पहले लेटरल साइड पे था वो अभी एंटीरियर साइड पे है, और ये पूरा जो सर्कल है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 1/2/8 ऑफ सर्कल. देयर इज ऑलवेज अकम्पनिंग मूवमेंट ऑफ डिसेंट विथ इंटरनल रोटेशन. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे रोटेशन होता जाता है धीरे धीरे करके, वैसे वैसे साथ में डिसेंट भी होता जाता है. Thus, prerequisite of anterior internal rotation of heads are well flexed head, यानी कि head जो है वो completely flex होना चाहिए, chin जो है वो sternum को touch होनी चाहिए, uterine contractions efficient होने चाहिए, फेवरेबल शेप होना चाहिए मिड पेल्विक प्लेन का. अगर मिड पेल्विक प्लेन कंस्ट्रिक्टेड है तो भी इंटरनल रोटेशन नहीं हो सकता. एंड लेवेटर एनाइन मसल्स जो है उसका टोन अच्छा होना चाहिए, स्पेशली प्राइमी पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है. तो ऐसे अच्छे टोन की वजह से भी इलास्टिक रिकॉइल वेल डेवलप होती है और इंटरनल रोटेशन कंपैरेटिवली इजी एंड फास्ट वे में होता है. So this is a final outcome after internal rotation. So this is symphysis pubis, this is sacrum, this is bispinous diameter, both the ischial spine, and here in this fetal head, this is 2 parietal bone, frontal bone, जो already flexion की वजह से हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, and this is occiput. ये जो occiput है वो अभी right now occipito anterior position में placed है. Clear? Next is torsion of neck. The torsion of the neck is an inevitable phenomena during internal rotation of the head. यानी कि ये अगर head rotate हो रहा है तो automatically shoulder rotate हो ही जाए. If the shoulders remain in anteroposterior diameter, the neck has to sustain a torsion of 2/8 of circle corresponding with the same degree of anterior rotation of the occiput. यानी कि हमने आगे देखा कि occiput जो है वो 2/8 of circle rotate होता है, तो उतना उस बेबी के नेक में ट्विस्ट क्रिएट होगा, और वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है, और ये जो बॉडी जो है, शोल्डर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. इसीलिए ऑटोमेटिकली शोल्डर जो है वो भी हेड के साथ साथ सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं as it is written here, but the neck fails to withstand such major degree of torsion, and as such there will be some amount of simultaneous rotation of the shoulder in the same direction to the extent of 1/8 of a circle, placing
the shoulder to lie in the oblique diameter with 1/8 of torsion still left behind. So क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ये इंटरनल रोटेशन होता है, मान लो यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में शोल्डर भी रोटेट होंगे, लेकिन ये जो है ये 2/8 ऑफ सर्कल रोटेट होते हैं, लेकिन अगर ये जो शोल्डर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 ऑफ सर्कल ही रोटेट होंगे। उसके पीछे दूसरा 1/8 जितना टॉर्शन जो है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उतना टॉर्शन जो है वो बॉडी विथहोल्ड या विथस्टैंड कर सकती है। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो फर्स्ट पिक्चर है हियर, दिस इज ऑक्सीपिटो लेटरल पोजीशन। ऑक्सीपुट जो है वो लेटरल साइड पे है, सिम्फाइसिस प्यूबिस समवेयर अराउंड हियर। सो यहाँ पे ऑक्सीपुट जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में है, एंड हियर यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड कंप्लीट हुआ है। दिस इज फॉर एग्जांपल हियर समवेयर symphysis pubis, this is occiput, and this is completion of internal rotation. So same position में यहाँ पे शोल्डर नहीं है, शोल्डर जो है वो यहाँ पे थोड़े रोटेट हो चुके हैं 1/8 ऑफ सर्कल, ताकि जो नेक में जो टॉर्शन है वो बॉडी टॉलरेट कर सके। Thus shoulders move to occupy the left oblique diameter in left occipitolateral position and right oblique diameter in right occipitolateral position. क्लियर? सो यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी दिस एज अ ऑब्लिक, ये जो है वो ऑब्लिक लाइन है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? अगर ऑब्लिक ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि हेड ऑलरेडी ऑक्सीपुट जो है वो एंटीरियर डायरेक्शन में है, राइट और लेफ्ट साइड, जहाँ पे हेड का सिर्फ 1/8 सर्कल ही रोटेशन होता है, तो ऐसे केसेस में शोल्डर में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज 1/8 ऑफ सर्कल जितना टॉर्शन तो बॉडी टॉलरेट कर सकता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इंटरनल रोटेशन. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share amongst your friends. Thank you.